Bismillahirrahmanirrahim. I am Amirul Hasan Advocate and you are watching the Legal Thought Academy. जुडिशरी के सिलेबस में आज हमारे पास फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का सेक्शन 10 है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। इसके अलावा जो फेडरल कोर्ट की जजमेंट थी डाइवोर्स खुला की सूरत में हकमैर की वापसी के हवाले से, उसको भी हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि खुला की सूरत में कितना हकमैर वापस किया जाएगा बीवी की तरफ से शोहर को। तो आइए शुरू करते हैं इसको। सेक्शन 10 प्री ट्रायल प्रोसीडिंग। अच्छा, इससे पहले जो प्रोसीजर है रिटर्न स्टेटमेंट के आने तक का, फैमिली कोर्ट में रिटर्न स्टेटमेंट के दाखिल होने तक का जो प्रोसीजर है वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो देखना है तो आप पिछले लेक्चर स्टडी कर सकते हैं। यहाँ से जो हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं फैमिली कोर्ट एक्ट में वो रिटर्न स्टेटमेंट आने के बाद का है। सब सेक्शन 1 व्हेन द रिटर्न स्टेटमेंट इज़ फाइल्ड द कोर्ट शैल फिक्स एन अर्ली डेट फॉर अ प्री ट्रायल हेयरिंग ऑफ द केस। ये प्री ट्रायल हेयरिंग को आप आम ज़ुबान में मसालियत के नाम से भी जानते हैं कि जी फैमिली कोर्ट ने मसालियत के लिए तारीख डाल दी है। तो सब सेक्शन 1 में ये बात हो रही है कि जब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दी जाएगी तो फिर कोर्ट एक अर्ली डेट फिक्स करेगी, लंबी डेट नहीं डालेगी, एक अर्ली डेट फिक्स करेगी। इसके लिए प्री ट्रायल हेयरिंग के लिए, प्री ट्रायल में आपको बता चुका हूँ कि ये मसालियत को ही कहते हैं। आगे हम इसको देख भी लेते हैं। नेक्स्ट है जी सब सेक्शन 2 ऑन द डेट सो फिक्स्ड फैमिली द कोर्ट शैल एग्जामिन द प्लेंट रिटर्न स्टेटमेंट इफ एनी एंड द प्रेसिस ऑफ एविडेंस and documents filed by the parties and shall also if it so deems fit hear the parties and their counsel। अब ये जो अर्ली डेट जो कोर्ट ने फिक्स की फैमिली कोर्ट ने, उस तारीख पे कोर्ट करेगी क्या? वो प्लेंट को एग्जामिन करेगी, रिटर्न स्टेटमेंट को एग्जामिन करेगी और जो डॉक्यूमेंट्स पार्टीज़ ने साथ नेक्स किए होंगे अपने दावे और जवाब दावे के साथ, उनको भी एग्जामिन करेगी और जो खुलासा शहादत उन्होंने दिया होगा उसको भी एग्जामिन करेगी। एग्जामिन क्यों करेगी? सब सेक्शन 3 द फैमिली कोर्ट में एट प्री ट्रायल स्टेज ascertain the precise points of controversy between parties and attempt to effect compromise between the parties। ये देखें जी कॉम्प्रोमाइज़, वो इसलिए उसको एग्जामिन करेगी इन सब चीज़ों को कि वो पार्टीज़ के दरमियान कॉम्प्रोमाइज़ करवा सके। सब सेक्शन 3 में ये बात हो रही है कि जो प्री ट्रायल स्टेज होगी, यानी कि जो अर्ली डेट फिक्स की गई हेयरिंग की, उसे हम कह रहे हैं प्री ट्रायल स्टेज। उस स्टेज पे फैमिली कोर्ट क्या करेगी? ये सारी चीज़ों को, सारे दावे जवाब दावे और डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करेगी और एग्जामिन करने के बाद जो एग्जैक्ट कंट्रोवर्सी है ना पार्टीज़ के दरमियान में कि ये अदालत में आए क्यों हैं, उस कंट्रोवर्सी को समझेगी, कंट्रोवर्सी है क्या है इनके दरमियान, और फिर उसको समझने के बाद पार्टीज़ के दरमियान मसालियत कराने की कोशिश करेगी, कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करेगी फैमिली कोर्ट। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि ये सारा प्रोसीजर तब भी होगा जब रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल किया जाएगा अदालत में। ये सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है व्हेन रिटर्न स्टेटमेंट इज़ फाइल्ड। जब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं ना की गई, यानी कि मुद्दाले यानी डिफेंडेंट नहीं आया अदालत में, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होगी, तो फिर ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग नहीं होगी। ये सिर्फ तब भी होगी जब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट है इसका सब सेक्शन 4 सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 5 इफ़ द कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट पॉसिबल बिटवीन द पार्टीज़ फैमिली कोर्ट में इफ़ नेसेसरी फ्रेम प्रिसाइज पॉइंट्स ऑफ कंट्रोवर्सी एंड रिकॉर्ड एविडेंस ऑफ द पार्टीज़। अब अदालत ने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश तो की पार्टीज़ के दरमियान, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, अदालत के दरमियान सुलह नहीं, पार्टीज़ के दरमियान सुलह नहीं हो सकी। तो फिर फैमिली कोर्ट क्या करेगी? वो उनके दरमियान जो प्रिसाइज पॉइंट्स ऑफ कंट्रोवर्सी हैं उसको फ्रेम करेगी। इसको अब आम ज़ुबान में, दूसरी ज़ुबान में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के नाम से भी जानते हैं। उनके दरमियान वो इश्यूज़ फ्रेम करेगी और एविडेंस को रिकॉर्ड करेगी, पार्टीज़ की जो एविडेंस होगी उसको रिकॉर्ड करेगी। अच्छा, ये ना एक स्पेशल लॉ है फैमिली कोड एक्ट 1964, तो इसके ऊपर CPC अप्लाई नहीं होती है, इसलिए इन्होंने हर चीज़ का अलग से प्रोसीजर दिया हुआ है यहाँ पे। अक्सर यंग वकला के जहनों में क्वेश्चंस आते हैं कि हम अक्सर सुनते हैं कि फैमिली कोर्ट में CPC अप्लाई नहीं होती, तो ये बात लिखी कहाँ पे है? तो ये मैं पहले आपको बताता चलूँ, ये फैमिली कोड एक्ट 1964 के सेक्शन 17 में लिखी हुई है कि CPC जो है ये अप्लाई नहीं होती। इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे जब सेक्शन 17 पे आएंगे।
ये जस्ट आपको मैं एक शॉर्ट सा व्यू दिया इसका। नेक्स्ट आ जाए जी सेक्शन 10 के सेक्शन 5 पे और सेक्शन 6 पे। ये जो 5 और 6 सब सेक्शन है ना इसके सेक्शन 10 के, ये हैं जी वो सब सेक्शंस जो फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस्लामिक इंजंक्शंस के ख़िलाफ़ इनको डिक्लेयर कर दिया है और इसको अन इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया है और इसको ये अब इफ़ेक्टिव नहीं है। ये सेक्शन सब सेक्शन 5 और सब सेक्शन 6 सेक्शन 10 के, इसको बस एक ओवरव्यू दे लेते हैं हल्का सा। In a suit for dissolution of marriage, if reconciliation fails, the family court shall immediately pass a decree for dissolution of marriage, and in case of a dissolution of marriage through khula, may direct the wife to surrender up to 50% of her deferred dower or up to 20% of her admitted prompt dower to the husband। इसमें ये बात हो रही है कि अगर रिकॉन्सिलिएशन जो है वो फेल हो गई या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ पार्टीज के दरमियान और उनके दरमियान जो मुकदमा था वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का था, तनसीख निकाह का था, तो फिर फैमिली कोर्ट इमीडिएटली इसकी डिग्री पास करेगी तनसीख निकाह की। और अगर ये तनसीख निकाह बर बनाए खुला था, यानी कि वो खुला की बुनियाद पे आई हुई थी खतून बीवी जो है अदालत में, तो फिर अदालत जो है बीवी को हुक्म करेगी कि वो अपना जो डेफर्ड ओवर है वो अप टू 50% सरेंडर करे या उसका जो प्रॉम्प्ट ओवर है वो अप टू 25% सरेंडर करे। ये थी पहले ये अमल में था ये वाला सबसेक्शन, लेकिन अब नहीं है। फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये फैसले में डिक्लेयर कर दिया है कि ये सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 जो है सेक्शन 10 के ये अन इस्लामिक है। ये जो फैसला उसका वो PLD 2022 FSC फेडरल शरीयत कोर्ट पेज 25 में मेंशन है, सारा तहरीर किया गया है। ये जो फ़ैसला है ये 1 मई 2022 से इफ़ेक्टिव हुआ है, जबकि ये फ़ैसला जो प्रोनाउंस किया गया था वो 17 फरवरी 2022 को प्रोनाउंस किया गया था, लेकिन इफ़ेक्टिव ये हुआ है 1 मई 2022 से। एक दफ़ा हम फैसले को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि हमें ज़रा क्लियर हो जाए पॉइंट। ये है जी ये फ़ैसला, इसमें जी ये मोटी मोटी आपको 3-4 बातें मैं बता देता हूँ। फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि अगर तो खुला जो बीवी ले रही है उसमें बीवी का कसूर नहीं था, यानी कि शोहर ने उसे इतना तंग किया हुआ था कि बीवी मजबूर हो गई खुला लेने पे, तो फिर चाहे बीवी खुद खुला ले रही है लेकिन सारा का सारा हक महर बीवी को दिया जाएगा। कोई भी हक महर सरेंडर नहीं बीवी से करवाया जाएगा, वापस नहीं करवाया जाएगा। ये बात जो लिखी हुई है ये देखें जी पॉइंट नंबर 7 में, इफ़ इट इज़ प्रूव्ड दैट देयर वाज नो फॉल्ट ऑफ द वाइफ एंड शी वाज कंपेल्ड टू सीक खुला, द कोर्ट शुड नॉट ऑर्डर रिटर्न और सरेंडर ऑफ एनी अमाउंट ऑफ डावर इन कैश और इन काइंड। यानी जब बीवी का कोई फॉल्ट नहीं था लेकिन उसको मजबूर कर दिया गया कि वो अदालत से आए खुला ले ले, शोहर ने उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया था या उसको इतना तंग किया हुआ था कि वो मजबूर हो गई अदालत से खुला लेने पे, तो फिर उस कोर्ट कोई आर्डर नहीं करेगी कि बीवी जो है अपना हक महर उसको वापस करे शोहर को। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि बीवी सिर्फ अपनी मर्ज़ी की अपनी पर्सनल डिसलाइक की वजह से शोहर से अलहदगी इख्तियार कर रही है और उसमें शोहर का कोई फॉल्ट नहीं था, तो फिर जो है अदालत जो फैमिली कोर्ट है वो कहेगी कि बीवी अपना टोटल हक महर वापस करे। यानी कि जो सबसेक्शन ये सबसेक्शन 5 में जो लिमिट सेट की गई थी कि डेफर्ड डावर 50% तक और प्रॉम्प्ट डावर 25% तक वापस करेगी, उस लिमिट को ख़त्म कर दिया गया है। फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा ये लिमिट अन इस्लामिक है, इस्लामिक नहीं है। तो इस्लामिक उसने ये बातें बताई हैं कि इफ़ इट इज़ प्रूव डैट देयर वाज नो फॉल्ट ऑफ हस्बैंड एंड द वाइफ सॉट खुला सोली एंड मेरली ऑन द बेसिस ऑफ हर पर्सनल डिसलाइक फॉर हर हस्बैंड, द कोर्ट शुड ऑर्डर रिटर्न और सरेंडर ऑफ द एंटायर अमाउंट ऑफ डावर इन कैश और इन काइंड। यानी जब बीवी अपनी पर्सनल डिसलाइक की वजह से सिर्फ आई अदालत में खुला के लेने के लिए, तो फिर उसको अपना सारा हक महर वापस करना पड़ेगा अपने शोहर को। नेक्स्ट जी, इफ़ इट इज़ प्रूव डैट द हस्बैंड एंड वाइफ आर प्रपोर्शनली एट फॉल्ट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, द कोर्ट में ऑर्डर प्रपोर्शनल रिटर्न सरेंडर ऑफ डावर इन कैश इन काइंड। तीसरी सूरत हाल ये हो जाती है कि अब बीवी का भी कसूर था और शोहर का भी कसूर था कुछ ना कुछ, तो फिर अदालत देखेगी किसका कसूर ज़्यादा है। अगर बीवी का कसूर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा हक महर बीवी को वापस करना पड़ेगा, अगर शोहर का कसूर ज़्यादा हुआ तो फिर कम हक महर वापस करना पड़ेगा बीवी को। लेकिन ये हक महर वापस करने के लिए एक शर्त रख दी गई कि ये जो हक महर वापस किया जाएगा, ये हक महर निकाहनामे में जो हक महर दर्ज किया गया है उससे ज़्यादा नहीं होगा।
मैक्सिमम उतना ही हक महर वापस करेगी बीवी जो कि निकाहनामा में फ़िक्स किया गया है। द ऑर्डर ऑफ रिटर्न और सरेंडर ऑफ डावर इन कैश और इन काइंड शैल नॉट एक्सीड द डावर फिक्स्ड इन द निकाहनामा। वही बात जो भी आपको बता चुका हूँ। ये जी आगे पॉइंट नंबर 11, द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ रिटर्न और सरेंडर ऑफ डावर इन कैश एंड काइंड कीपिंग इन व्यू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस ऑन द टचस्टोन ऑफ द फॉल्ट ऑफ ईच स्पाउस ट्रिगरिंग डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। यहाँ पे फेडरल शरीयत कोर्ट ने अपने सारे फैसले का खुलासा बयान कर दिया है कि खुला की सूरत में कितना हक महर वापस किया जाएगा और इसका फैसला कौन करेगा। तो यहाँ पे दो बातें हो रही हैं। नंबर एक ये कि अदालत के पास सारा का सारा इख्तियार है कि अदालत जितना चाहे वो फैसला कर सकती है हक महर की वापसी के हवाले से खुला की सूरत में, और अदालत ये फैसला एक चीज़ को सामने रखते हुए करेगी, वो ये है कि फॉल्ट को देखेगी अदालत, किस पार्टी का कितना फॉल्ट है। अगर शोहर का ज़्यादा फॉल्ट है तो कम हक महर शोहर को वापस किया जाएगा, और अगर बीवी का ज़्यादा फॉल्ट है तो ज़्यादा हक महर बीवी जो है वो वापस करेगी शोहर को। अगर शोहर का बिल्कुल फॉल्ट नहीं है, सारा फॉल्ट बीवी का, तो फिर इस सूरत में बीवी सारा का सारा हक महर वापस करेगी। और अगर सारा फॉल्ट शोहर का है, बीवी का बिल्कुल फॉल्ट नहीं है, तो फिर ये बीवी का हक है कि बीवी को सारा का सारा हक महर दिया जाए और बीवी कोई भी हक महर अपने शोहर को वापस ना करे। ये था जी फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला, जिसका भी हमने ब्रीफ सा ओवरव्यू लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं दोबारा फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 पे, इसके सेक्शन 10 के सब सेक्शन 6 पे। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5, इन द डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज द फैमिली कोर्ट शैल डायरेक्ट द हस्बैंड टू पे होल और पार्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेफर्ड डावर टू द वाइफ। ये सबसेक्शन 6 भी इसी फैसले में अनइस्लामिक डिक्लेयर हो गया, लेकिन फिर भी इसको एक नज़र पढ़ लेते हैं कि इसमें ये बात हो रही है कि फैमिली कोर्ट जो है ये जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री का ऑर्डर करेगी तो उसके साथ ही जो है वो हस्बैंड को ऑर्डर करेगी कि ये अपना सारा का सारा हक महर या जितना भी हक महर बाकी रहता है जो उसने भी अपनी बीवी को अदा करना है वो अपनी बीवी को अदा कर दे। लेकिन ये सारा अनइस्लामिक डिक्लेयर हो गया, इसलिए ये इस वक्त इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आपको आज के लेक्चर से फ़ायदा हुआ तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।